वेलकम टू अल्ताफ ऑडियो बुक एफएम माई हार्टलेस सीईओ हस्बैंड एपिसोड 1-20। शहर की चमकती रोशनी, ऊंची ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच सिया वर्मा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी थी। 24 साल की एक साधारण सी लड़की जिसने अभी अभी अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की थी, आज एक ऐसे रिश्ते में बांध दी गई थी जिसे उसने ना चाहा, ना समझा, बल्कि बस स्वीकार किया। सिया वर्मा, तुम अब ऋत्विक रॉय की पत्नी हो। पंडित जी के ये शब्द अभी उसके कानों में गूंज ही रहे थे कि सामने खड़े व्यक्ति ऋत्विक रॉय की ठंडी नजरें उस पर आकर ठहर गईं। ऋत्विक 30 साल का, हैंडसम लेकिन बेहद सख्त मिजाज आदमी, शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी रॉय एंटरप्राइजेस का सीईओ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह इंसानों से नहीं, उनकी नीयत से बात करता हो। चलो, ऋत्विक ने बहुत शांत लेकिन आदेशात्मक स्वर में कहा। सिया ने चुपचाप अपना बैग उठाया और उसके साथ कार की ओर बढ़ी। शादी के बाद पहली बार दोनों अकेले थे। कार के अंदर सन्नाटा था, सिवाय गाड़ियों की आवाज़ों और दिल की धड़कनों के। यह शादी तुम्हारे लिए एक डील है, एक समझौता, ऋत्विक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। सिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। डील? हाँ, उसने आंखें मोड़ते हुए कहा। हम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं होगा। यह शादी मेरे परिवार को शांत करने के लिए है, बस। सिया का दिल जैसे कुछ पल के लिए थम गया। उसने यह शादी अपने पापा की बीमारी की वजह से की थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव जानलेवा हो सकता है। जब ऋत्विक की मां ने प्रस्ताव भेजा, सिया के पापा ने बिना सोचे हाँ कर दी। और सिया, उसने पापा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अगर मैं इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहती? सिया ने धीरे से पूछा। तब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे, ऋत्विक का जवाब आया, जिसमें न कोई भावना थी, न कोई सहानुभूति। कार उनके नए घर एक आलीशान विला पर रुकी। विला किसी सपनों के महल से कम नहीं था, लेकिन सिया के लिए वह जगह एक सुनहरा पिंजरा बन चुकी थी। ये तुम्हारा कमरा है, ऋत्विक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाहर जाते समय मेरी परमिशन लेना मत भूलना। सिया बस खड़ी रही, उसकी आंखें दबदबाई हुई थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने हमेशा किताबों में पढ़ा था कि शादी दो लोगों का एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन यहाँ तो एक अजनबी ने उसे सिर्फ नाम के लिए पत्नी बना लिया था। रात के सन्नाटे में वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी, जब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ऋत्विक, कल 9 बजे मेरी कंपनी का एनुअल मीट है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फॉर्मल कपड़े पहनना, लेट मत होना। सिया ने स्क्रीन को कुछ देर देखा, फिर फ़ोन साइड में रख दिया। तो अब मैं एक सीईओ की पत्नी हूँ, लेकिन क्या मैं कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन पाऊंगी? वह सोचती रही। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। सिया की नींद ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन वो अलार्म से पहले ही उठ चुकी थी। उसने आज की सुबह को अपने लिए एक नई शुरुआत मानने की कोशिश की। अगर मुझे इस शादी को निभाना है तो खुद को मजबूत बनाना होगा, उसने आईने में खुद से कहा। वह तैयार हुई, सादा लेकिन एलिगेंट ब्लैक फॉर्मल ड्रेस में, हल्का मेकअप और बालों को बांधकर वो खुद को एक सीईओ की पत्नी जैसा दिखाने की कोशिश कर रही थी। 9 बजने में अभी 5 मिनट थे कि सिया नीचे आए। ड्राइंग रूम में ऋत्विक पहले से तैयार खड़ा था, ग्रे सूट, नीली टाई और वही सख्त चेहरा। उसकी नज़र जैसे ही सिया पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए ठिठका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेट नहीं हुई, सिया ने धीरे से कहा। ऋत्विक ने बस सिर हिलाया और बाहर की ओर बढ़ गया। कार में फिर वही चुप्पी। सिया ने हिम्मत करके पूछा, क्या मुझे कुछ बोलना होगा मीटिंग में? नहीं, ऋत्विक ने संक्षेप में कहा। बस स्माइल करना, और हर किसी को यही इंप्रेशन देना कि हम एक खुशहाल कपल हैं। अंदर से नहीं, सिर्फ बाहर से। सिया ने थोड़ी चिढ़ में पूछा। ऋत्विक ने उसे एक तीखी नज़र से देखा। तुम्हें सिर्फ अपना रोल निभाना है, सवाल नहीं करने। सिया ने होंठ भींच लिए। अब उसे समझ आने लगा था कि यह रिश्ता सिर्फ नाम का है, भावनाओं का कोई स्थान नहीं। रॉय एंटरप्राइजेज हेड ऑफिस बिल्डिंग के सामने खड़ी होकर सिया को कुछ देर तक यकीन नहीं हुआ कि वो उस दुनिया का हिस्सा बनने जा रही है जो कभी उसने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। ऋत्विक के साथ अंदर जाते ही सबकी नज़रें उन पर थीं। कैमरे क्लिक कर रहे थे, रिपोर्टर्स सवाल पूछने को आतुर थे, और स्टाफ बहुत विनम्र हो गया था। मैम, आपका स्वागत है, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मीटिंग हॉल में पहुंचते ही सिया एक तरफ बैठ गई और ऋत्विक मंच पर चला गया। वो जितना सख्त था, उतना ही आत्मविश्वास से भरा। उसकी आवाज़ में गहराई थी और शब्दों में ऐसा प्रभाव कि पूरा हॉल शांत होकर सुन रहा था। सिया ने गौर किया, लोग उसे सम्मान की नज़रों से देख रहे थे, लेकिन वह जानती थी यह इज्जत उस इंसान की पत्नी होने की वजह से है, खुद की नहीं। ब्रेक के दौरान कुछ लोग उससे मिलने आए। मैम, आप बहुत ग्रेसफुल लग रही हैं, एक महिला बोली। सर कितने लकी हैं, दूसरी ने कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक झूठ को निभा रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों ऑफिस से निकले। कार में एक बार फिर वही चुप्पी।
सिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी ये सब झूठ लगता है? ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी नरमी थी, लेकिन उसने खुद को तुरंत सख्त बना लिया। झूठ वो होता है जो छुपाया जाए। ये डील तो शुरू से ही तय थी, लेकिन मैंने इसे दिल से निभाया, सिया ने धीरे से कहा। और यही तुम्हारी गलती है, ऋत्विक ने जवाब दिया। शाम को सिया अकेली बैठी थी। खाना बना चुकी थी, लेकिन ऋत्विक ने कहा था कि उसे एक डिनर मीटिंग में जाना है। अचानक दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। उसकी टाई ढीली थी, चेहरा थका हुआ। तुमने खाना खाया? उसने अचानक पूछा। सिया चौंक गई। नहीं, तुम्हारे इंतजार में थी। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसने कहा, आओ साथ खाते हैं। डाइनिंग टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे थे। ये पहली बार था जब ऋत्विक ने उससे सामान्य बात की थी। तुम्हें इस दुनिया में एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, उसने कहा। मैं कोशिश कर रही हूँ, सिया ने शांत स्वर में कहा। ऋत्विक ने एक गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहता था शादी, लेकिन माँ की जिद थी, और तुम्हें देखकर लगा तुम ये सब झेल सकती हो। क्या तुम जानबूझकर मुझे दर्द देना चाहते हो? सिया ने पूछ लिया। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। मैं खुद इतने दर्द में हूँ कि किसी और का दर्द महसूस नहीं होता। एपिसोड 2, दूरी की शुरुआत। उस रात डाइनिंग टेबल पर ऋत्विक का एक छोटा सा सवाल, तुमने खाना खाया, सिया के भीतर कहीं गहराई में हलचल पैदा कर गया। ये सिर्फ एक सामान्य सा सवाल था, लेकिन इस शादी में भावनाओं की सूखती जमीन पर यह सवाल किसी उम्मीद की बूंद जैसा लगा। खाना खाने के बाद सिया ने प्लेटें समेटी और चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। पीछे से ऋत्विक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अपने कमरे की ओर चला गया। उस रात पहली बार दोनों एक ही घर में थोड़े कम अजनबी होकर सोए। अगली सुबह सिया ने आदत के अनुसार घर का काम जल्दी जल्दी निपटाया। कुक और नौकरानी घर में थी, लेकिन वह खुद सब चीज़ें देखना चाहती थी। ऋत्विक के ऑफिस जाने का समय हो गया था। नाश्ता टेबल पर है, सिया ने कहा। ऋत्विक ने बिना कुछ कहे बैठकर नाश्ता किया। बीच बीच में सिया उसकी नज़रें पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो फ़ोन में व्यस्त दिखा। आज तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं? सिया ने पूछा। है, उसने शॉर्ट में जवाब दिया। अगर तुम्हें पसंद न हो तो मैं कुछ और कर लूँ, सिया ने नाश्ते की प्लेट उठाते हुए कहा। मुझे पसंद नापसंद से फ़र्क नहीं पड़ता, ऋत्विक ने बिना देखे जवाब दिया। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे रास्ते में मत आओ। सिया के चेहरे पर फिर से वही चुप्पी उतर आई। दिन के समय सिया घर में अकेली थी। उसका मन बार बार पुराने दिनों की ओर जा रहा था, पढ़ाई, कॉलेज, दोस्त और सबसे ज़्यादा पापा। उन्होंने कहा था, सिया बेटा, ये शादी तुम्हारे भविष्य की चाबी है। हो सकता है शुरुआत में अजनबीपन लगे, लेकिन वक्त सब बदल देता है। पर क्या वक्त वाकई बदलता है? वह बालकनी में बैठी थी जब घर में काम करने वाली राधा आई। मैम, आप ठीक हैं? राधा ने पूछा। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट है। राधा ने बिना पूछे एक कप चाय बनाकर सिया के सामने रख दिया। ऋत्विक सर वैसे हैं ही, बहुत अकेले किस्म के इंसान हैं। ना किसी से घुलते हैं ना खुलते हैं, राधा ने कहा। क्या वो हमेशा ऐसे ही थे? सिया ने उत्सुकता से पूछा। नहीं मैम, पहले बहुत हंसते बोलते थे, लेकिन सर के बड़े भाई की एक्सीडेंट में मौत के बाद सब बदल गया। सर ने खुद को काम में झोंक लिया और दिल को ताले में बंद कर लिया। सिया को ये सब सुनकर झटका लगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऋत्विक की बेरुखी के पीछे कोई दर्द भी हो सकता है। शाम को ऋत्विक हमेशा की तरह ऑफिस से देर से लौटा। आज सिया ने सोचा था कि वो उसका इंतज़ार नहीं करेगी, लेकिन जब उसने दरवाजे की चाबी की आवाज़ सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारे लिए डिनर टेबल पर है, उसने धीरे से कहा। ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा। आज उसकी आंखों में थकान के साथ हल्की सी नरमी भी थी। थैंक्स, उसने कहा, और यह पहली बार था जब उसने सिया से कोई शब्द सलीके से कहा। डिनर के दौरान सिया ने एक नई कोशिश की। अगर आप चाहें तो हम कभी वीकेंड पर बाहर घूमने जा सकते हैं। ऋत्विक ने चम्मच नीचे रखा। तुम्हें क्या लगता है, ये सब करने से ये शादी असली बन जाएगी? सिया चुप हो गई। सिया, ऋत्विक ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। ये रिश्ता जो है वो है एक समझौता। तुम चाहो तो अपने लिए जिंदगी अलग ढूंढ सकती हो। इस घर में रहो, जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन मुझसे कुछ मत उम्मीद करना। उसकी आंखों में जो ठहराव था उसमें कहीं गहराई में दर्द था, लेकिन ऊपर से वो पत्थर जैसा ठंडा था। रात को सिया खिड़की से बाहर देख रही थी। नीचे शहर की रोशनी थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा। तभी फोन पर एक मैसेज आया, ऋत्विक का नहीं बल्कि उसकी सबसे प्यारी दोस्त नैना का। नैना, कैसी हो यार? शादी के बाद बिल्कुल गायब हो गई। सिया ने टाइप किया, ठीक हूँ, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा सोचा था। नैना, आज तुझसे मिलूं। कल कैफ़े चलते हैं। सिया ने कुछ देर सोचा, फिर खुद को हाँ कह दिया। शायद उससे बात करके उसका मन थोड़ा हल्का हो। अगले दिन ऋत्विक ऑफिस जाने की तैयारी में था जब सिया ने कहा, मैं कल थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। एक दोस्त से मिलना है।
ऋत्विक ने कुछ पल सिया को देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन बॉडीगार्ड साथ रहेगा। मैं खुद भी, ये नियम है, उसने सख्ती से कहा। कैफे में नैना से मुलाकात। नैना ने सिया को देखा और गले लग गई। तू तो सच में किसी रॉयल कहानी की रानी लग रही है। सिया हंस दी। कहानी तो है, लेकिन रॉयल नहीं। रूह तक थकी हुई नैना ने उसे ध्यान से देखा। क्या बात है सिया? कुछ तो है। सिया की आंखें भर आईं। मैं उसकी जिंदगी में हूँ, लेकिन जिंदगी में नहीं हूँ। मैं बस एक नाम हूँ, एक तमाशा। नैना ने उसका हाथ थामा। पर तू भी कोई आम लड़की नहीं है। तू उसे बदल सकती है, अगर तू खुद को ना भूले। रात को घर लौटते समय सिया ने खुद से एक वादा किया। मैं उसे जबरदस्ती नहीं बदलूंगी, लेकिन खुद को खोकर भी नहीं रहूंगी। जो मैं हूँ वही रहूंगी। उसी समय ऋत्विक की कार भी घर आ रही थी। दोनों की नज़रें मिली और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को बिना कहे थोड़ा समझा। एपिसोड 3, जज्बातों की दरार। रात का वक्त था। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन सिया के मन में जैसे तूफान चल रहा था। नैना की बातें उसके दिल में उतर गई थीं। तू उसे बदल सकती है, अगर तू खुद को ना भूले। उसने ठान लिया था कि वो इस रिश्ते को बस निभाएगी नहीं, जिएगी भी। लेकिन एक तरफा कोशिश कितनी दूर तक जा सकती है? ऋत्विक अपने स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था जब सिया ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ सकती हूँ? उसने सिर उठाकर देखा। थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा, फिर हाँ कहकर वापस लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ा दीं। सिया अंदर आए। हाथ में एक मग था, कॉफ़ी। उसने टेबल पर रखते हुए कहा, थैंक्स, ऋत्विक ने कहा, लेकिन बिना देखे। कुछ पल चुप्पी रही, फिर सिया ने धीरे से कहा, अगर कभी तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। सिर्फ सुनने के लिए, कोई सवाल नहीं। ऋत्विक की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। उसने सिया की तरफ देखा, पहली बार देर तक। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ? उसकी आवाज़ तीखी थी, लेकिन आंखों में लड़ाई खुद से थी। नहीं, सिया ने शांत स्वर में कहा, मुझे बस लगता है कि हर किसी को किसी न किसी की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि सीईओ को भी। ऋत्विक का चेहरा कुछ पल के लिए नर्म हुआ, लेकिन फिर उसने मुंह फेर लिया। मुझे अकेले रहने की आदत है सिया। किसी को करीब आने की इजाज़त नहीं देता मैं, खासकर तब जब मैं खुद को भी नहीं समझता। अगले दिन सिया ने सोचा था कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ होगा, लेकिन उस दिन ऋत्विक ने पहली बार ऑफिस जाते हुए कहा, अगर चाहो तो लिविंग रूम का डेकोर चेंज करवा सकती हो, तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके लिए ये छोटी बात नहीं थी, ये संकेत था। शायद छोटी सी दरार उस दीवार में पड़ी थी जो ऋत्विक ने अपने चारों ओर बना रखी थी। थैंक्स, सिया ने मुस्कराकर कहा। दोपहर को सिया घर पर बैठी पुराने फोटो एल्बम देख रही थी जो शादी के बाद उसके साथ लाई गई थी। एक फोटो में वह अपने पापा की गोद में थी, दूसरी में कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ। उसकी आंखें भर आईं। मैं कौन थी और अब क्या बन गई हूँ? उसने खुद से कहा। उसी समय राधा ने आकर कहा, मैम कोई लड़की मिलने आई है। कह रही है कि सर की दोस्त है। सिया चौंकी। नाम बताया? मायरा, राधा ने कहा। मायरा का आगमन। सिया जब नीचे पहुंची तो सामने एक ग्लैमरस लड़की खड़ी थी, मायरा कपूर। ऊंची एड़ी, परफेक्ट मेकअप और आत्मविश्वास से भरी। हाय, तुम ही सिया हो ना? मायरा ने हाथ आगे बढ़ाया। मैं ऋत्विक की क्लोज फ्रेंड हूँ। सिया ने हाथ मिलाया। अंदर आइए। मायरा बेझिझक अंदर आ गई, जैसे वो घर से परिचित हो। तुमसे मिलना था। सुना है शादी अचानक हुई और ऋत्विक ने किसी को बताया भी नहीं। जी, बस परिवार की इच्छा थी, सिया ने विनम्रता से कहा। ऋत्विक बहुत बदल गया है। पहले सब कुछ मेरे साथ डिस्कस करता था, अब तो पता भी नहीं चलता कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। सिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके भीतर कुछ असहज सा होने लगा था। वैसे, मायरा ने चाय का सिप लेते हुए कहा, ऋत्विक और मैं कई सालों से दोस्त हैं और कभी कभी दोस्ती से ज़्यादा भी। ये वाक्य सिया के दिल में कांटे की तरह चुभा, लेकिन उसने चेहरे पर कोई असर नहीं आने दिया। अच्छा, उसने शांत स्वर में कहा। रात को ऋत्विक घर लौटा। सिया ने उसे बताया, आज तुम्हारी एक दोस्त आई थी, मायरा। ऋत्विक का चेहरा कुछ सेकंड के लिए सख्त हो गया, फिर उसने कहा, तुमसे कुछ कहा? हाँ, कि तुम दोनों बहुत क्लोज हो, और शायद उससे ज़्यादा भी। ऋत्विक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो मेरे अतीत का हिस्सा है। और मैं? सिया ने सीधे सवाल किया। तुम मेरा वर्तमान हो, ऋत्विक ने कहा, और मैं अतीत को दोहराना नहीं चाहता, इसलिए सब कुछ खत्म कर चुका हूँ। सिया को समझ नहीं आया कि यह बात उसे सुकून दे रही थी या और उलझन में डाल रही थी। अगले दिन सिया ने खुद को बिजी रखा, डेकोरेशन, किताबें, म्यूजिक। उसने एक डायरी भी निकाल ली थी जिसमें वो अपने दिल की बातें लिखने लगी। उसका अतीत शायद भारी है, लेकिन क्या मेरा आज इतना हल्का है कि वो मुझे देख भी नहीं सकता? उस रात सिया ने डायरी में लिखा, ग्रेटर दैन, मैं तुमसे प्यार नहीं मांगूंगी, बस इतना चाहूंगी कि तुम मुझे इंसान समझो। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी हमसफर बनना चाहती है।
एपिसोड 4 भरोसे की पहली सीढ़ी। बारिश की रात थी, खिड़की से गिरती बूंदें जैसे सिया के दिल की दीवारों से टकरा रही थीं। वह अपनी डायरी के आखिरी शब्दों को दोबारा पढ़ रही थी। मैं तुमसे प्यार नहीं मांगूंगी, बस इतना चाहूंगी कि तुम मुझे इंसान समझो। उसी वक्त दरवाज़ा खटका। ऋत्विक खड़ा था, चेहरे पर थकान थी पर आंखों में कुछ अनकहा। सोई नहीं? उसने पूछा। नहीं, सिया ने डायरी बंद करते हुए कहा। नींद कम है, सोच ज़्यादा है। हम दोनों के पास यही कॉमन है शायद, ऋत्विक ने कहा और कमरे में दाखिल हुआ। सिया ने पहली बार देखा कि वह बिना ऑफिस सूट के था, कैजुअल टी शर्ट और लोअर में, जैसे सीईओ की परतें थोड़ी उतर गई हों। क्या हुआ? सिया ने पूछा। ऋत्विक थोड़ा रुका, फिर बिस्तर के किनारे बैठ गया। आज बहुत दिनों बाद मायरा से मिला। उसकी आंखों में वही पुरानी बातें थीं, लेकिन मेरा मन कुछ और ढूंढ रहा था। सिया का दिल धड़का। क्या ढूंढ रहे थे? उसने धीमे से पूछा। शायद शांति। उसके होंठों से निकले ये शब्द सिया के दिल की परतों पर उतरते गए। अगली सुबह सिया बालकनी में चाय के साथ बैठी थी जब ऋत्विक उसके पास आया। एक कप मुझे भी मिलेगा? सिया ने हंसते हुए दूसरा कप बढ़ा दिया। आज ऑफिस देर से जाओगे? नहीं, वह बोला, लेकिन आज पहली बार जाने से पहले किसी से मिलना अच्छा लग रहा है। सिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई जो पूरे चेहरे पर फैल गई। ऑफिस सीन। ऋत्विक के ऑफिस में उसके सेक्रेटरी कबीर ने आकर फाइल दी। सर, आज आपके फादर की डेथ एनिवर्सरी है, क्या आप वहां जाएंगे? ऋत्विक का चेहरा कुछ पल को सख्त हो गया। वह खड़ा हुआ और खिड़की की ओर देखने लगा। नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैंने उनके लिए बहुत कुछ खोया, अब और कुछ नहीं बचा। कबीर ने सर झुकाकर कहा, ठीक है सर। लेकिन उस एक वाक्य में सिया के साथ उसकी दूरी का असली कारण छुपा था, पुराना घाव जो अब भी रिसता था। शाम को जब ऋत्विक घर लौटा तो सिया ने उसे बिना बोले खाना परोस दिया। उसकी आंखों में थकान भी थी और अंदर कुछ भरा हुआ भी। क्या हुआ? सिया ने पूछा। कुछ नहीं, बस आज पापा की बरसी थी। सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आपने कभी जिक्र नहीं किया। आप अपने पापा से नाराज थे? हाँ, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। क्यों? अब ऋत्विक की आंखें गहरी हो गईं। उसने गहरी सांस ली और बोला, उन्होंने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। उनके फैसले ने मेरी फैमिली तोड़ दी। मैं आज जो हूँ उसी के कारण हूँ, लेकिन मैं जो नहीं बन पाया उसकी वजह भी वही है। सिया ने पहली बार उसकी आवाज़ में टूटा हुआ इंसान सुना, न कि एक ठंडा बिजनेसमैन। वह उसके पास आए और चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। आप चाहें तो कह सकते हैं, मैं सिर्फ सुनूंगी। ऋत्विक का अतीत। हम 3 भाई बहन थे, ऋत्विक बोलता रहा। बड़ा भाई आरव मेरा सब कुछ था। पापा हमेशा चाहते थे कि मैं बिजनेस संभालूं, लेकिन आरव को एक्टर बनना था। उन्होंने जबरन उसे बिजनेस में घसीटा और एक दिन एक काम की डील में जबरदस्ती भेजा। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मैं तब ऑफिस में था और उसी दिन मैंने आखिरी बार आरव को जिंदा देखा। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। उस दिन मैंने फैसला किया, किसी को खुद से जुड़ने नहीं दूंगा, किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा, और सबसे ज़रूरी, किसी से प्यार नहीं करूंगा। सिया का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से कहा, तो मेरी क्या गलती थी ऋत्विक? ऋत्विक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारा अतीत नहीं हूं, लेकिन क्या तुम्हारे आज का भी हिस्सा नहीं बन सकती? ऋत्विक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें पहली बार जवाब देने लगी थीं। अगले दिन सिया ने ऋत्विक के लिए एक छोटा सा श्रद्धांजलि कोना सजाया। एक मोमबत्ती, कुछ फूल और एक फोटो फ्रेम जिसमें लिखा था, कुछ रिश्ते चले जाते हैं लेकिन उनका प्यार हमेशा रह जाता है। ऋत्विक ऑफिस जाने से पहले ठिठका। उसने देखा, कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप जाकर मोमबत्ती जलाई। सिया वहीं खड़ी थी। थैंक्स, ऋत्विक ने कहा। तुम पहली हो जिसने बिना मांगे मेरे जख्म को देखा और मरहम लगाया। सिया का दिल रो पड़ा, पर उसने मुस्कराकर कहा, अब ये जख्म तुम्हारे नहीं, हमारे हैं। रात को ऋत्विक पहली बार सिया के साथ लिविंग रूम में बैठा था। टीवी पर कोई मूवी चल रही थी, लेकिन दोनों की नज़रें आपस में जुड़ी थीं। कल एक पार्टी है, ऋत्विक ने कहा। मेरी कंपनी की एनुअल पार्टी। मैं चाहता हूं कि तुम चलो। सिया चौंकी। मैं? हाँ। वह मुस्कुराया। मेरी पत्नी मेरे साथ? पहली बार सबके सामने। सिया की आंखें नम हो गईं। पर सबको तो पता है, ये शादी बस एक बिजनेस डील थी। अब शायद नहीं, ऋत्विक ने कहा और उसका हाथ थाम लिया। एपिसोड 5 एक नई पहचान। सुबह की किरणों के साथ घर में एक नया सुकून था, जैसे किसी लंबे अंधेरे के बाद उजाले की दस्तक हुई हो। सिया अब पहले जैसी सिया नहीं थी, अब उसमें आत्मविश्वास था और ऋत्विक के चेहरे पर भी पहली बार झलक रहा था एक सच्चा अपनापन। लेकिन पार्टी की शाम एक नया इम्तिहान लेकर आने वाली थी। पार्टी की तैयारी। सिया अलमारी के सामने खड़ी थी। ढेर सारी ड्रेसेज में से कोई भी उसे परफेक्ट नहीं लग रही थी। ये पहली बार था जब वह ऋत्विक के साथ सबके सामने जा रही थी, न सिर्फ एक सीईओ की पत्नी बनकर, बल्कि एक औरत के रूप में जिसने एक ठंडी दीवार में दरार डाल दी थी।
तभी नैना का कॉल आया। सुन, आज जो ड्रेस मैंने तुझे दी थी वही पहनना। तू ऋत्विक की बीवी है, तुझे छुपना नहीं चमकना है। सिया मुस्कराए और वही ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन निकाला। पार्टी वेन्यू द ग्रैंड मार्की हॉल चमक रहा था जैसे बिजनेस की दुनिया का महल हो। बड़ी बड़ी हस्तियां, मीडिया के कैमरे और बीच में एंट्री करते हुए ऋत्विक और सिया। सभी की नज़रें उन पर टिक गईं। वो लड़की कौन है ऋत्विक के साथ? क्या वही उसकी बीवी है? काफ़ी सिंपल लग रही थी, अब तो गजब की लग रही है। इन फुसफुसाहटों के बीच सिया ने खुद को और मजबूत किया। ऋत्विक ने धीरे से कहा, तुम खूबसूरत लग रही हो। सिया चौंकी। ये पहली बार था जब उसने उसे कोई तारीफ दी थी। उसका दिल धड़क उठा पर चेहरा शांत रखा। थैंक यू, उसने कहा, आप भी कुछ कम नहीं। बिजनेस पार्टनर्स और मायरा। ऋत्विक अपने कुछ क्लाइंट से बात कर रहा था जब मायरा आई। वाह, मायरा ने कहा, लोग कहते थे कि तुमने शादी कर ली है, पर आज देख रही हूँ तुमने तो वाकई में दिल दे दिया। सिया ने मुस्कराकर कहा, कुछ रिश्ते पेपर पर नहीं बनते, वक्त और समझ से बनते हैं। मायरा थोड़ी चुप हो गई, लेकिन सिया की आंखों में अब डर नहीं था। ऋत्विक ने सिया की कमर में हाथ डाला और कहा, मायरा, मिलो मेरी पत्नी सिया से, मेरी शक्ति और सुकून। ये शब्द सिया के लिए जैसे एक दुनिया जीतने जैसे थे। मीडिया इंटरव्यू। एक रिपोर्टर आया और बोला, मिस्टर राठौर, आपकी पत्नी पहली बार किसी इवेंट में दिख रही हैं। कुछ कहना चाहेंगे? ऋत्विक ने सिया की तरफ देखा और बोला, सिया सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे शांत और मजबूत इंसान है। आज वो जहां है, उसके पीछे उसकी खुद की पहचान है और मैं उस पर गर्व करता हूं। सिया की आंखें भर आईं, लेकिन वह मुस्कुराई क्योंकि अब वह सिर्फ किसी सीईओ की पत्नी नहीं थी, वह थी सिया ऋत्विक राठौर, एक नई पहचान। पार्टी के बाद रात को घर लौटते वक्त कार में खामोशी थी लेकिन मीठी। आज तुमने सबके सामने जो कहा, सिया ने धीरे से शुरू किया। सच कहा, ऋत्विक ने बीच में ही कहा। पर क्या तुम्हारा सच आज भी वैसा ही है जैसा शादी के दिन था? उसने पूछा। ऋत्विक ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, शायद नहीं। आज मैं जो महसूस करता हूँ वो कोई सौदा नहीं, एक रिश्ता है। सिया की आंखें भर आईं। मैं नहीं जानता ये प्यार है या नहीं, ऋत्विक बोला, पर मैं ये जानता हूँ कि तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ खाना खाना, तुम्हारी हंसी सुनना, ये सब अब मेरी ज़रूरत बन गए हैं। अगली सुबह जब सिया उठी तो सामने टेबल पर एक छोटा सा बॉक्स रखा था। खोलकर देखा, उसमें एक पेंडेंट था जिसमें लिखा था, ग्रेटर दैन टू द वुमन हु गेव मी बैक माई वॉइस। साथ में एक छोटा सा नोट था, ग्रेटर दैन सिया, तुम्हारे बिना ये घर सिर्फ एक इमारत था, अब ये घर है क्योंकि तुम हो। एपिसोड 6, प्यार या भ्रम। कुछ हफ्ते बाद ऋत्विक और सिया का रिश्ता अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुका था। अब वे सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले दो अजनबी नहीं थे, बल्कि दो लोग थे जो एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। सिया को अब ऋत्विक के छोटे छोटे इशारे भी समझ में आने लगे थे, कब वह थका होता है, कब परेशान, और कब उसे बस खामोशी चाहिए होती है। और ऋत्विक, वह भी अब सिया के लिए चाय बनाना सीख चुका था। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, उनके रिश्ते का भी अब अगला इम्तिहान सामने खड़ा था। नया किरदार, अनिकेत, सिया का पुराना दोस्त। एक दोपहर सिया अपने कॉलेज के एक पुराने ग्रुप चैट में एक्टिव हुई। अचानक एक मैसेज आया, अनिकेत, सिया, OMG, तू यहाँ कैसे? सिया मुस्कराए। अनिकेत वही था जो कॉलेज में उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। वह वही इंसान था जो सिया के टूटे दिल को हंसी में बदल देता था। सिया ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक, अब शादीशुदा हूँ, स्माइली फेस। अनिकेत, क्या बात है, तुम्हारा पति बहुत लकी होगा, कभी मिलवाना। सिया हंसी, लेकिन तभी ऋत्विक कमरे में आ गया। किससे बात कर रही हो? उसने पूछा। कॉलेज के एक दोस्त से। अनिकेत, सिया ने कहा। ऋत्विक ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक भी थी। रात को ऋत्विक ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में बिजी था। सिया ने चुपचाप जाकर उसके लिए कॉफ़ी बनाई और टेबल पर रख दी। थैंक यू, ऋत्विक ने कहा। सिया ने मुस्कराते हुए पूछा, अगर मैं कल अनिकेत से मिलने जाऊं एक कैफ़े में, तो क्या तुम्हें कोई परेशानी है? ऋत्विक का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। क्यों मिलना है? बस पुराने दिनों की यादें, दोस्ती। सिया ने कहा। ठीक है, ऋत्विक ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ छुपा था, कुछ ऐसा जो शायद वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कैफ़े में अगला दिन सिया और अनिकेत मिले तो जैसे पुरानी दुनिया वापस लौट आए। ठहाके, यादें, वो बेफिक्री जो शादी के बाद सिया के चेहरे से कहीं गायब हो गई थी। तेरे चेहरे पर अब भी वही सादगी है, अनिकेत बोला। अब तो मैं CEO की बीवी बन गई हूँ, सिया ने हंसते हुए कहा। और दिल? अनिकेत ने पूछा। सिया चुप हो गई, वो शायद अब भी सवालों में उलझा है, उसने धीरे से कहा। दूसरी ओर ऋत्विक ऑफिस में था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने सिया और अनिकेत की बातें घूम रही थीं। क्या वो खुश है मेरे साथ? क्या मैं बस एक मजबूरी बनकर रह गया हूँ?
क्या वो अनिकेत के साथ ज्यादा खुलकर हंसती है? उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, डर लग रहा था। रात को घर पर सिया लौटकर आई तो ऋत्विक ड्राइंग रूम में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कैसा रहा? उसने पूछा। बहुत अच्छा, सिया ने जवाब दिया। अनिकेत अब एक एनजीओ चला रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या तुम अब भी उससे जुड़ी हो? ऋत्विक ने अचानक पूछा। सिया चौंकी। मतलब? मेरा मतलब, तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम बहुत खुश थी उसके साथ। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं न मिलूं अपने पुराने दोस्तों से? सिया की आवाज़ अब थोड़ी ऊंची होने लगी थी। नहीं, मैं बस जानना चाहता हूं कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता हूं। उसके इन शब्दों ने सिया को चुप करा दिया। रात गहरी थी। सिया बालकनी में खड़ी थी और पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या ये सच में प्यार है, या मैं बस उस इंसान की देखभाल में उलझ चुकी हूं जो अंदर से टूटा हुआ है? उसी वक्त ऋत्विक उसके पास आया। माफ करना, उसने कहा। क्यों? सिया ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, पर तुम्हें खोने का डर हर दिन बढ़ता जा रहा है। सिया ने उसकी आंखों में देखा। ऋत्विक, हम दोनों को ये समझना होगा, हम प्यार में हैं या एक भ्रम में। अगली सुबह सिया ने एक फैसला लिया, वो खुद को कुछ दिन ऋत्विक से अलग रखेगी। न पूरी दूरी, न पूरी नज़दीकी, बस थोड़ा स्पेस। मैं अपने एनजीओ के प्रोजेक्ट में हाथ बटाना चाहती हूँ, उसने ऋत्विक से कहा। ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखने लगा। ठीक है, उसने धीरे से कहा, अगर यही तुम्हें खुद से मिलने में मदद करेगा तो मैं रोकूंगा नहीं। एपिसोड 7, दूरियां और दिल। एक सप्ताह बाद सिया अब हर दिन एक नए रूटीन में व्यस्त थी। वह शहर के एक एनजीओ के साथ एक महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। हर सुबह वहां जाना, दूसरी औरतों की कहानियां सुनना और उनके साथ काम करना, ये सब उसके लिए सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं था, बल्कि खुद को फिर से पहचानने का जरिया बन चुका था। वहीं ऋत्विक के लिए हर सुबह अब और लंबी हो गई थी। वो अब भी रोज उसके लिए कॉफी बनाता, लेकिन टेबल पर रखने के बाद जब सिया उसे लेने नहीं आती तो कप भी ठंडा हो जाता। दूसरी ओर एनजीओ ऑफिस। एक दिन गो में काम के दौरान सिया को एक युवा लड़की मिली, पलक। वह सिर्फ 19 साल की थी और घरेलू हिंसा से बचकर यहाँ आई थी। पलक ने कहा, दीदी आप तो बहुत स्ट्रांग लगती हो, क्या आपकी शादी बहुत खुशहाल है? सिया कुछ पल के लिए चुप रही। मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह डरती थी, सिया बोली, लेकिन अब मैं अपने डर से बात करना सीख रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, अपने पति से भी। ऋत्विक की दुविधा। ऋत्विक अब अकेले बैठकर सिया की पुरानी तस्वीरें देखने लगा था। उसके चेहरे की मासूमियत, उसके हंसने का तरीका, वो पहली बार जब वह ऋत्विक के लिए खाना बनाकर लाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज़ से डर रहा है, सिया के दूर जाने से या इस रिश्ते में अपने बदलते रूप से। एक शाम उसने कबीर से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को इतना चाहा कि उसके बिना दिन अधूरा लगे? कबीर मुस्कुराया, सर, चाहना तो आसान है, भरोसा बनाए रखना मुश्किल है। रात को अचानक सिया देर रात तक एनजीओ के एक इवेंट में व्यस्त थी। जब वह घर लौटी तो देखा ऋत्विक बाहर गाड़ी के पास खड़ा है और उसकी आंखें बेचैनी से भरी हुई थीं। कहाँ थी तुम? उसने पूछा, स्वर में घबराहट थी। मैंने बताया था आपको, इवेंट था, सिया बोली। तुम्हारा फोन बंद था, मुझे लगा। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या आपने मुझे मिस किया? ऋत्विक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, हर पल, हर सांस के साथ। भीगी हुई शाम। अगली शाम बारिश हो रही थी। सिया बालकनी में खड़ी थी और अचानक पीछे से एक कंबल उसके कंधों पर रखा गया। भीग जाओगी, ऋत्विक ने कहा। सिया ने मुड़कर उसे देखा। क्या हम अब भी एक दूसरे को जान रहे हैं या खोते जा रहे हैं? शायद दोनों, ऋत्विक बोला। मैंने तुम्हें स्पेस दिया ताकि तुम खुद को समझ सको, सिया बोली। पर मैं खुद को नहीं, तुम्हें समझना चाहता हूँ, ऋत्विक ने कहा। एक छोटी सी यात्रा। ऋत्विक ने अगले दिन ऑफिस से छुट्टी ली और सिया से कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं जहां सिर्फ हम हों। कोई एनजीओ नहीं, कोई मीटिंग नहीं, सिर्फ तुम और मैं। सिया चौंकी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं डरता हूँ, ऋत्विक ने ईमानदारी से कहा, कि कहीं तुम्हें मेरी जगह खुद से प्यार न हो जाए। सिया मुस्कराए। अगर मैं खुद से प्यार करना सीख गई तो तुम्हें भी और सच्चा प्यार दे पाऊंगी। सफ़र, एक नई शुरुआत। दोनों पहाड़ों की ओर निकल गए, एक छोटा सा कस्बा जहां न मोबाइल नेटवर्क था, न कोई बिजनेस मीटिंग। सिर्फ शांत हवा, हरियाली और एक पुराने रिजॉर्ट का कमरा। रात को दोनों एक लकड़ी की बालकनी में बैठे थे, हाथ में चाय के कप और सामने चांद। ऋत्विक, सिया बोली, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम टूट जाओगे? ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम मुझे छोड़ भी दो तब भी मैं तुम्हें कभी अपने दिल से जाने नहीं दूंगा। सकून की पहली रात। उस रात दोनों ने साथ खाना खाया, साथ टहलने गए और पहली बार बिना किसी झिझक के बात की। सिया ने अपने डर शेयर किए। मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई मुझे समझे, मुझसे जुड़े, न कि मुझ पर हुकूमत करे।
ऋत्विक ने भी अपनी कमजोरी मानी। मैंने प्यार से ज्यादा लॉयल्टी को अहमियत दी, लेकिन अब समझ आया कि प्यार बिना भरोसे नहीं टिकता। सुबह की पहली रोशनी। सुबह जब सिया उठी तो देखा ऋत्विक ने उसके लिए फूलों से एक छोटा सा मैसेज बनाया था। ग्रेटर दैन आई डोंट वॉन्ट स्पेस, आई वॉन्ट अस। सिया के होंठों पर मुस्कान आई और उसने ऋत्विक को पीछे से आकर गले लगा लिया। एपिसोड 8, एक बीता सच। कहानी की शुरुआत होती है अतीत की एक दस्तक से। सिया और ऋत्विक पहाड़ों की उस शांत यात्रा से लौट चुके थे। अब उनके बीच रिश्ते में गर्माहट थी, संवाद था और सबसे जरूरी एक अपनापन। लेकिन हर रिश्ता जब अच्छा चलने लगता है तभी जिंदगी कहीं से कोई अधूरा चैप्टर फिर से खोल देती है। इस बार वो अधूरा चैप्टर सिया के अतीत से जुड़ा था। एक अजनबी कॉल। एक सुबह जब सिया अपने एनजीओ के ऑफिस में बैठी थी, उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने रिसीव किया। सिया, ये मैं हूँ, आरव। उसका दिल एक पल के लिए थम गया। आरव, वही लड़का जो कभी उसके कॉलेज के दिनों में उसके सबसे करीब था, जिससे उसने पहली बार प्यार किया था और जिसने उसे अचानक बिना कोई जवाब दिए छोड़ दिया था। क्या चाहिए तुम्हें? सिया ने सख्त लहजे में पूछा। बस एक बार मिल लो, मुझे बहुत कुछ कहना है जो कभी कहा नहीं। सिया की उलझन। उस दिन घर लौटकर सिया चुप थी। ऋत्विक ने गौर किया लेकिन कुछ नहीं पूछा। वह जानता था सिया जब कुछ छुपा रही होती है तब वह सबसे ज्यादा खामोश हो जाती है। रात को जब वे बालकनी में साथ बैठे थे, ऋत्विक ने धीरे से पूछा, तुम्हें आज कोई कॉल आया था? सिया चौंकी। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी आंखें बता रही हैं, ऋत्विक ने कहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सिया ने कहा, आरव का कॉल था, मेरा कॉलेज फ्रेंड। और कुछ और? ऋत्विक कुछ नहीं बोला, बस दूर अंधेरे में देखने लगा। तुम चाहो तो मिल लो, उसने कहा। तुम्हें जलन नहीं होगी? सिया ने पूछा। भरोसा है तुम पर, लेकिन डर लगता है उस वक्त से जो तुम्हें मुझसे ज्यादा जानता है। भूत और वर्तमान का टकराव। अगले दिन सिया एक कैफे में आरव से मिली। वो अब पहले जैसा नहीं था, चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं, आंखों में खालीपन। मैं गलत था सिया, मुझे तब समझ नहीं आया कि तुम्हें छोड़ना नहीं, संभालना चाहिए था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, आरव, सिया ने कहा। फिर भी ये जानना जरूरी था कि तुम खुश हो। सिया ने सोचा, क्या वो सच में खुश है या उसने उस खालीपन को सहना सीख लिया है। मैं शांति में हूँ, उसने कहा। घर लौटने पर सिया को दरवाजे पर ही ऋत्विक मिल गया। कैसी रही मुलाकात? उसने सीधा पूछा। सिर्फ क्लोजर के लिए गई थी, सिया बोली। और मिला? हाँ, अब लग रहा है कि अतीत को अलविदा कह चुकी हूँ, ऋत्विक ने सिर झुकाकर कहा। कभी कभी डर लगता है कि कहीं मेरा आज तुम्हारे कल से कमजोर न पड़ जाए। सिया ने उसका हाथ थामा। मेरे लिए तुम मेरा आज ही नहीं, मेरा भविष्य भी हो। एक नई चुनौती, ऋत्विक का फैसला। कुछ दिन बाद ऋत्विक ने सिया से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी के सोशल प्रोजेक्ट्स की हेड बनो। न सिर्फ मेरी बीवी के तौर पर, बल्कि उस औरत के रूप में जो खुद को साबित कर चुकी है। सिया चौंकी। मैं सीईओ की बीवी हूं, ये सब इसलिए नहीं, ऋत्विक बोला। तुम अब सिर्फ मेरी बीवी नहीं, तुम वो हो जिसने मुझे खुद को समझने में मदद की। और इस कंपनी को तुम्हारी सोच की जरूरत है। सिया की आंखें भर आईं। अब तुम पहले वाले ऋत्विक नहीं रहे, और तुम्हारी वजह से ही नहीं रहा, उसने मुस्कराकर कहा। पार्टी में एक नई पहचान। ऋत्विक ने कंपनी की सालाना पार्टी में सिया को स्टेज पर बुलाया और सबके सामने उसका परिचय इस तरह दिया। ग्रेटर दैन, ये है सिया ऋत्विक राठौर, मेरी पत्नी नहीं, मेरी प्रेरणा। इनकी सोच, इनकी संवेदनशीलता और इनकी काबिलियत अब इस कंपनी का हिस्सा है। और मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि मैं इनके साथ जिंदगी जी रहा हूं। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। सिया को लगा पहली बार उसने खुद को किसी की परछाई में नहीं बल्कि साथ में खड़ा महसूस किया। एपिसोड 9, जब भरोसे की परीक्षा हो। नई शुरुआत के कुछ दिन बाद सिया अब ऋत्विक की कंपनी में बतौर सोशल प्रोजेक्ट्स हेड काम कर रही थी। उसके नए पद और जिम्मेदारी ने उसे पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त और आत्मनिर्भर बना दिया था। ऋत्विक की नज़रों में अब सिया सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, एक भरोसेमंद प्रोफेशनल भी थी। ऋत्विक अक्सर उसे मीटिंग्स में बुलाता, हर बड़ी डील से पहले उसकी राय लेता और सबके सामने उसका नाम गर्व से लेता। सब कुछ सुंदर और स्थिर लग रहा था, लेकिन स्थिरता के पीछे एक नई आंधी धीरे धीरे आकार ले रही थी। कहानी में नया मोड़। ऋत्विक की असिस्टेंट मिश्का, जो पिछले 2 सालों से ऋत्विक की पर्सनल असिस्टेंट थी, अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। कभी कंपनी की इनर सर्कल में रही मिश्का अब हर बैठक में सिया को ऋत्विक के बगल में देखकर खुद को बाहर महसूस करने लगी। एक दिन ऑफिस में मिश्का ने कहा, सर, आपने मेरी रिपोर्ट देखी? ऋत्विक ने कहा, सिया से चेक कर लो, वो इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देख रही है। ये शब्द मिश्का के लिए तीर से कम न थे। उसके मन में जलन घर कर चुकी थी। भरोसे की पहली दरार। कुछ दिनों बाद सिया को एक ईमेल मिला कंपनी के एक CSR फंड में 25 लाख की गड़बड़ी का।
सिया ने तुरंत जांच करवाई और चौंक गई जब सारी मंजूरी मिश्का के अकाउंट से दिख रही थी। लेकिन जब ऋत्विक से बात की गई तो उसने मिश्का की ओरदारी ली। वो ऐसा नहीं कर सकती, ऋत्विक ने कहा। पर सबूत उसके खिलाफ हैं, सिया ने शांत स्वर में कहा। मैं उसे सालों से जानता हूँ सिया, तुम्हारे आने से पहले वो ही हर काम में मेरी सबसे बड़ी मदद थी, ऋत्विक बोला। सिया ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। तो क्या तुम मेरा भरोसा तोड़ोगे, किसी ऐसे के लिए जो शायद अब भी तुम्हें अपने करीब रखना चाहती है? सिया का अकेलापन। रात को सिया बालकनी में बैठी थी, हाथ में चाय का कप और आंखों में गहरी सोच। क्या मैं फिर से किसी के साए में खड़ी हूँ? क्या ऋत्विक का भरोसा अब भी मेरे साथ है, या वो सिर्फ शब्दों तक सीमित था? ऋत्विक ने पास आकर पूछा, खाना नहीं खाओगी? सिया ने धीमे स्वर में कहा, क्या भरोसा इतना कमजोर होता है कि एक पुराना रिश्ता नया रिश्ते को डिगा दे? ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा। पहली बार वो भी खुद से सवाल कर रहा था। अगले दिन एक और झटका। सिया को पता चला कि मिश्का ने उसके खिलाफ बोर्ड में शिकायत दी है, ये कहते हुए कि सिया पर्सनल दुश्मनी के चलते उस पर झूठा आरोप लगा रही है। अब मामला सिर्फ ऋत्विक और सिया के बीच नहीं था, ये पूरे बोर्ड रूम में फैल गया था। ऋत्विक चुप था। सिया ने कहा, अगर तुम्हारा भरोसा मुझ पर है तो आज के मीटिंग में मेरे पक्ष में खड़े होना, अगर नहीं तो मैं खुद को इस कंपनी से अलग कर लूंगी। मीटिंग का दिन। सभी डायरेक्टर्स टेबल पर मौजूद थे। माहौल गंभीर था। बोर्ड हेड ने कहा, मिश्का के अनुसार सिया ने पर्सनल ईर्ष्या के चलते ये शिकायत की है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं मिस्टर ऋत्विक? पूरे कमरे की नज़र अब ऋत्विक पर थी। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उठा और बोला, नहीं, अगर इस कंपनी में मेरा कोई भी फैसला भरोसे के बिना होता तो ये कंपनी कभी आगे न बढ़ती। सिया मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं उसकी ईमानदारी पर सवाल नहीं कर सकता और जो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा उसका सामना मुझसे करना होगा। मिश्का का सच सामने आता है। ऋत्विक के इन शब्दों के बाद इट विभाग ने एक नई रिपोर्ट पेश की जिसमें मिश्का का मेल अकाउंट हैक होने और उसके द्वारा कुछ मेल्स डिलीट करने की पुष्टि हुई। सिया के लगाए सारे आरोप सही साबित हुए। मिश्का रो पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगी। मैं सिर्फ तुम्हें वापस चाहती थी। ऋत्विक ने बस एक शब्द कहा, कभी नहीं। सिया का मौन टूटा। मीटिंग के बाद ऋत्विक ने सिया के पास जाकर उसका हाथ थामा। माफ करना, मैंने देर की। सिया की आंखें नम थीं, लेकिन उसके होंठ मुस्करा रहे थे। भरोसा देर से आया, लेकिन आया तो सही। रात की बात। रात को दोनों एक साथ डिनर पर थे। अगर उस दिन तुम मेरे लिए नहीं खड़े होते, सिया बोली, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, ऋत्विक ने कहा। सिया ने उसकी आंखों में देखा। अब वो आंखें सिर्फ सीईओ की नहीं थीं, वो एक ऐसे शख्स की आंखें थीं जो प्यार में झुकना भी जानता है। एपिसोड 10, एक अनचाही विदाई। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। ऋत्विक और सिया ने मिलकर मिश्का के झूठ और चालाकी का सामना किया था। अब कंपनी में भी माहौल फिर से सुधर रहा था। दोनों के बीच जो दूरियां आई थीं वो पिघल रही थीं। पर जिंदगी की राहें हमेशा सीधे नहीं होतीं। अचानक एक फ़ोन कॉल। एक दिन ऋत्विक के ऑफिस में अचानक एक अजनबी महिला आई। उसने खुद को बताया, प्रिया, ऋत्विक की बचपन की दोस्त और एक जाने माने पत्रकार। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, प्रिया ने गंभीरता से कहा। ऋत्विक ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? ये तुम्हारे और सिया के रिश्ते से जुड़ी है? कुछ ऐसा जो तुम्हें जानना चाहिए? ऋत्विक का संकट। प्रिया ने ऋत्विक को एक पुरानी खबर दिखाई जिसमें उसकी कंपनी के एक प्रोजेक्ट में अनियमितताओं का आरोप था। आरोप लगने के बाद प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था, लेकिन खबर का एक हिस्सा छुपा हुआ था। उस प्रोजेक्ट का असली दोषी कोई और था और ऋत्विक को फंसाया गया था। मैं चाहता हूं कि तुम सच जाने, प्रिया बोली। ऋत्विक के दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या उसकी साख खतरे में है? क्या वह अपने बिजनेस और रिश्ते दोनों खो देगा? सिया के साथ विश्वास की परीक्षा। जब सिया को इस खबर का पता चला तो वह चिंतित हो गई। क्या ये सच है? उसने ऋत्विक से पूछा। मुझे भी नहीं पता, ऋत्विक ने कहा, लेकिन मैं इसका सच जरूर ढूंढूंगा। परंतु इस बीच कंपनी के कुछ हिस्सेदारों ने इस खबर का इस्तेमाल ऋत्विक के खिलाफ प्रचार करने शुरू कर दिया। ऋत्विक का अकेला संघर्ष। ऋत्विक ने अकेले इस समस्या का सामना करने का निर्णय लिया। उसने सिया को दूर रखा ताकि उसका करियर और सुरक्षा खतरे में न पड़े। तुम दूर रहो, मैं संभालता हूं, उसने सिया से कहा। सिया की आंखों में आंसू थे पर वह कुछ नहीं बोली। दूरियां बढ़ीं। ऋत्विक के इस फैसले ने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी। सिया के मन में सवाल उठने लगे, क्या वह ऋत्विक की जिंदगी में अब भी महत्वपूर्ण है, या वह एक भार बन चुकी है? ऋत्विक भी दिन रात इस सच्चाई से जूझ रहा था कि उसे अपने प्यार और साथ दोनों को बचाना है। एक अकेली शाम। सिया एक रात अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके दिमाग में विचारों का तूफान था। क्या मैं अपनी खुशी के लिए लड़ रही हूँ या बस उसके फैसलों की बंदी हूँ?
उसने खुद से पूछा, ऋत्विक का लौटना। लेकिन इसी बीच ऋत्विक ने एक ठाना, चाहे कुछ भी हो जाए वह सिया के बिना अधूरा है। उसने कंपनी के सभी आरोपों का सच्चाई से सामना किया और अंततः वह साबित कर दिया कि वह निर्दोष है। फिर से मिलने की कोशिश। ऋत्विक ने सिया को फ़ोन किया, मिलो मुझसे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सिया ने फ़ोन उठाया, मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ, उसने धीरे से कहा। एपिसोड 11 फिर से साथ। नए सवेरे की शुरुआत। ऋत्विक और सिया के बीच की दूरियां अब कम होने लगी थीं। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू किया था। फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद उन्होंने तय किया कि जल्द ही मिलेंगे और हर बात साफ करेंगे। मुलाकात। ऋत्विक ने सिया को उनके पसंदीदा कैफ़े में मिलने का प्रस्ताव दिया। सिया ने हामी भर दी। जब वे मिले तो दोनों के बीच की ठंडक धीरे धीरे पिघलने लगी। ऋत्विक ने कहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयों से दूर रखा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी माफ़ करती हूँ, मैंने भी तुम्हारे भरोसे पर सवाल उठाए। दिल की बात। दोनों ने खुलकर अपनी भावनाओं को साझा किया। ऋत्विक ने बताया कि कंपनी पर जो संकट आया था उससे निपटना कितना मुश्किल था, और सिया ने अपनी अकेलापन की भावनाएं जाहिर कीं। हम दोनों ही गलत थे, ऋत्विक ने माना, लेकिन अब हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। नया वादा। ऋत्विक ने सिया का हाथ थामा और कहा, अब से मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की हर बात में शामिल रखूंगा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे बड़ी साथी हो। सिया की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, और मैं भी तुम्हारे हर कदम पर साथ दूंगी। कंपनी में बदलाव। सिया ने ऋत्विक के साथ मिलकर कंपनी के सामाजिक प्रोजेक्ट्स में नई जान डाली। उनकी जोड़ी ने न केवल काम में बल्कि जिंदगी में भी सामंजस्य बिठाया। पार्टी में नया संदेश। कंपनी की अगली सालाना पार्टी में ऋत्विक ने सबके सामने एक नया ऐलान किया, हमारी कंपनी अब और भी ज्यादा पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करेगी, और इसका श्रेय जाता है मेरी पत्नी सिया को, जो मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ी रही। सिया की मुस्कान। सिया की मुस्कान अब पहले से ज्यादा चमकदार थी। उसे एहसास हो गया था कि सच में प्यार और भरोसा हर दूरी को मिटा सकता है। एपिसोड 12 नई राहें, नए सपने। सिया और ऋत्विक के बीच जो नया स्नेह और विश्वास पनपा था वह अब उनके जीवन का सबसे कीमती हिस्सा बन चुका था। लेकिन जिंदगी में खुशियां और चुनौतियां साथ साथ चलती हैं। उनके नए अध्याय की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही मिक्स्ड एहसासों के साथ हुई। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत। ऋत्विक की कंपनी अब तेजी से बढ़ रही थी। सिया ने सामाजिक प्रोजेक्ट्स के तहत एक बड़ा आइडिया पेश किया था, ग्रामीण इलाकों में महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ये प्रोजेक्ट न केवल कंपनी की सामाजिक छवि को बेहतर बनाएगा बल्कि हजारों महिलाओं की जिंदगी भी बदल सकता था। सिया की इस योजना को बोर्ड ने हरी झंडी दे दी। ऋत्विक ने भी पूरे मन से इसका समर्थन किया। कंपनी के भीतर दोनों की जोड़ी अब एक मिसाल बन गई थी। काम और प्यार का संतुलन। सिया ने अपने काम में नई ऊर्जा लगाई। हर दिन उसे ऑफिस में नए चैलेंज मिले और ऋत्विक की मदद भी हमेशा उसके साथ थी। लेकिन साथ ही वह दोनों ने अपने व्यक्तिगत रिश्ते को भी नया मुकाम दिया था। हर सुबह ऋत्विक सिया को उसकी पसंदीदा चाय बना कर देता और शाम को दोनों मिलकर डिनर करते। ऑफिस की भाग दौड़ के बीच ये छोटे छोटे पल उनके लिए सबसे खास बन गए थे। परिवार का समर्थन। सिया के परिवार ने भी उनकी सफलता और रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। खासकर उनकी मां, जो अब अपने दामाद को एक जिम्मेदार पति और बिजनेसमैन के रूप में देख रही थीं। सिया की मां ने कहा, तुम्हारे और ऋत्विक के रिश्ते में जो मजबूती आई है वह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जो भी हुआ, तुम दोनों ने साथ मिलकर हर मुश्किल को पार किया। नए सपनों की ओर कदम। ऋत्विक और सिया ने मिलकर तय किया कि वे अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए कुछ नया करेंगे। उन्होंने एक साथ एक छोटा घर लेने की योजना बनाई जहां वे अपने भविष्य के सपने सजा सकें। ये कदम उनके लिए सिर्फ एक फिजिकल बदलाव नहीं था बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक नवजागरण भी था। काम में बढ़ते तनाव। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही थी, काम का दबाव भी बढ़ रहा था। कुछ नए प्रतिद्वंद्वी मार्केट में उभर रहे थे जो ऋत्विक की कंपनी को टक्कर दे रहे थे। सिया ने महसूस किया कि ऋत्विक अब भी पूरी तरह से शांत नहीं हैं। उनकी आंखों में वही पुरानी चिंता और तनाव था जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ऋत्विक की चिंता। ऋत्विक ने सिया से छुपाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन वह घर पर जल्दी लौट आया और सीधे सिया से बोला, सिया, मुझे तुम्हारे साथ अपनी चिंता बांटनी है। सिया ने ध्यान से उसकी बात सुनी। ऋत्विक ने बताया कि एक नई कंपनी, एवाटिया टेक्नोलॉजीज, तेजी से मार्केट में आ रही है और उनके क्लाइंट्स को लुभा रही है। ये कंपनी कुछ मामलों में ऋत्विक की कंपनी से बेहतर ऑफर दे रही थी। सिया का सुझाव। सिया ने तुरंत सोचा कि वे इस चुनौती को कैसे अवसर में बदल सकते हैं। हमें अपनी कंपनी के यूएसपी को और बेहतर बनाना होगा, और साथ ही हम अपने प्रोजेक्ट्स में और इनोवेशन लाएं। ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा नई राह दिखाती हो, यही तो तुम्हारी खासियत है। एक अप्रत्याशित मुलाकात।
कुछ दिनों बाद ऋत्विक को एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा, जहां उसकी मुलाकात एवांटिया टेक्नोलॉजीज के सीईओ से हुई। वह एक तेज तर्रार और आत्मविश्वासी महिला थी, नंदिनी। नंदिनी ने सीधे सीधे कहा, ऋत्विक, तुम्हारी कंपनी अच्छी है, लेकिन बाजार अब बदल रहा है। हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, वरना हम पीछे रह जाएंगे। ऋत्विक ने गंभीर होकर जवाब दिया, बदलाव जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान खोना नहीं। नंदिनी की चाल। नंदिनी की बातों में एक छुपा हुआ इरादा था। वह जानती थी कि ऋत्विक का असली कमजोर पहलू उसकी निजी जिंदगी है। वह सोच रही थी कि कैसे इस बात का फायदा उठाकर ऋत्विक की कंपनी को नुकसान पहुंचा सके। सिया का सामना। जब सिया को ये बात पता चली तो वह घबराई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने ऋत्विक से कहा, हमें एक साथ इस चुनौती का सामना करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगाज एक नई लड़ाई का। अब ऋत्विक और सिया के सामने सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि विश्वास और टीमवर्क की भी परीक्षा थी। क्या वे मिलकर इस नई चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या उनके सपने टूटेंगे या और भी मजबूत होंगे? ऋत्विक और सिया की जोड़ी अब एक साथ थी, और उन्हें पता था कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि साथ में खड़े होने से मिलती है। नंदिनी और उसकी कंपनी एवांटिया टेक्नोलॉजीज एक बड़ी चुनौती बनकर सामने थी, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। रणनीति बनाना। ऋत्विक और सिया ने अपने शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठक की। उन्होंने एक रणनीति बनाई जिसमें नवाचार, बेहतर ग्राहक सेवा और कर्मचारियों की खुशहाली को प्राथमिकता दी गई। सिया ने कहा, हमें कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना होगा, जिससे वे कंपनी के लिए पूरी ऊर्जा लगाएं। ऋत्विक ने समर्थन किया, और हमें तकनीकी निवेश बढ़ाना होगा ताकि हम प्रतियोगिता में आगे रहें। सिया का कदम। सिया ने खुद जाकर कुछ प्रमुख क्लाइंट्स से मुलाकात की। उसकी सादगी और समझदारी ने क्लाइंट्स का दिल जीत लिया। लोगों को लगा कि कंपनी सिर्फ मुनाफा नहीं देख रही, बल्कि उनके साथ दीर्घकालिक रिश्ते बनाएगी। नंदिनी की चालें। वहीं नंदिनी ने भी अपने तेवर तेज कर दिए। उसने कुछ कर्मचारियों को बहलाकर ऋत्विक की कंपनी से जोड़ने की कोशिश की। उसने प्रोजेक्ट्स में झूठे दावे किए और मीडिया में नकारात्मक प्रचार शुरू कर दिया। ऋत्विक का सामना। ऋत्विक ने देखा कि लड़ाई सिर्फ बाजार की नहीं, बल्कि नैतिकता और ईमानदारी की भी थी। उसने अपनी टीम से कहा, हम सच्चाई के साथ लड़ेंगे, झूठ और चालाकी से नहीं। सिया का समर्थन। सिया ने ऋत्विक का हौसला बढ़ाया। वह जानती थी कि ये समय उनके लिए परीक्षा का था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उसने कहा, हम साथ हैं तो जीत हमारी ही होगी। रिश्ते की मजबूती। ये लड़ाई उनके रिश्ते को और गहरा कर रही थी। दोनों ने सीखा कि भरोसा और समझदारी हर मुश्किल से बड़ा हथियार हैं। एक नया अवसर। कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो मार्केट में धमाल मचा गया। इस सफलता ने एवांटिया टेक्नोलॉजीज को पीछे छोड़ दिया। ऋत्विक और सिया ने साबित कर दिया कि प्यार, समझदारी और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एपिसोड 13, नई उम्मीदें और अनजाने मोड़। कंपनी की नई सफलता के बाद ऋत्विक और सिया दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन जिंदगी का सच यह है कि हर खुशी के पीछे छुपा होता है एक नया संघर्ष। अचानक आए एक अप्रत्याशित खबर। एक दिन ऋत्विक को अपनी कंपनी की ओर से एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। मैं आपके पिता से संपर्क में हूं, उस व्यक्ति ने कहा, और आपके बारे में कुछ अहम बातें बतानी हैं। ऋत्विक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, कौन आप? और मेरे पिता। बीते हुए राज। उस व्यक्ति ने कहा कि ऋत्विक के पिता के बारे में जो सच सामने आना बाकी था, वह अब खुलने वाला है। कुछ साल पहले उनके पिता ने एक बड़ा व्यापारिक फैसला लिया था, जिससे आज भी उनकी कंपनी प्रभावित हो रही है। ऋत्विक के मन में सवाल उठे, क्या वह अपनी कंपनी और परिवार दोनों को बचा पाएगा? सिया का सहयोग। सिया ने ऋत्विक का हाथ थामा और कहा, तुम अकेले नहीं हो, हम मिलकर इस सच का सामना करेंगे। कंपनी में फिर से हलचल। ऋत्विक की कंपनी में कुछ पुरानी फाइलें और दस्तावेज मिलने लगे जो उनके पिता के निर्णयों से जुड़ी थीं। कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो कंपनी के लिए खतरा बन सकते थे। नए चेहरे, नई चुनौतियां। इसी बीच कंपनी में एक नया प्रबंधक आया, अविनाश, जो दिखने में तो आदर्श था, लेकिन उसकी नीयत पर साया था। उसकी चालाकी और महत्वाकांक्षा से कंपनी में फिर तनाव फैलने लगा। ऋत्विक और सिया की योजना। ऋत्विक और सिया ने मिलकर इस नए खतरे का सामना करने की ठानी। हमें अविनाश की चालाकी से बचना होगा, सिया ने कहा, और अपने कर्मचारियों को भी सचेत करना होगा। रिश्ते की कसौटी। इस नई चुनौती में उनके रिश्ते की परीक्षा भी होगी। क्या उनकी प्यार और समझदारी इतने बड़े संकट का सामना कर पाएगी? एपिसोड 14, विश्वास की परीक्षा। ऋत्विक और सिया की जिंदगी में जो नया तूफान आया था, उसने उनकी हिम्मत और रिश्ते की ताकत को चुनौती दी थी। अविनाश की चालाकियां और पुरानी बातों का बोझ अब उनके सामने भारी हो चला था। कंपनी के अंदर घुसा साया। अविनाश ने कंपनी के अंदर कई ऐसे फैसले लेना शुरू कर दिए जो ऋत्विक के और सिया के लिए चिंता का कारण बने। उसकी नीयत साफ नहीं थी, लेकिन वह ऐसा दिखाता था जैसे वह कंपनी के लिए सबसे अच्छा कर रहा हो। सिया का संदेह। सिया ने अविनाश के व्यवहार में कुछ असामान्य बातें देखीं।
ऋत्विक, मुझे लगता है कि अविनाश हमें धोखा दे रहा है, उसने कहा। ऋत्विक ने शुरुआत में इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे भी शक होने लगा। साजिश का पर्दाफाश। सिया ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से अविनाश की कुछ बातों का पता लगाया। वह कंपनी की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रतिस्पर्धी कंपनियों तक पहुंचा रहा था। ऋत्विक का गुस्सा और फैसला। ऋत्विक ने जब ये जाना तो वह गुस्से से लाल हो गया। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसने कड़क आवाज में कहा, तुरंत उसे कंपनी से बाहर निकालो। अविनाश की चाल। लेकिन अविनाश भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने ऋत्विक की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश की, जिससे दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। सिया का साथ। सिया ने ऋत्विक का समर्थन किया और उसे समझाया कि इस लड़ाई में संयम भी जरूरी है। रिश्ते की मजबूती। इस कठिन समय में ऋत्विक और सिया का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने सीखा कि हर परिस्थिति में एक दूसरे पर भरोसा रखना सबसे बड़ा बल होता है। एपिसोड 15, संघर्ष और समझौता। ऋत्विक की कंपनी पर संकट के बादल फिर से मंडरा रहे थे। अविनाश की साजिश ने न केवल कंपनी को प्रभावित किया था, बल्कि ऋत्विक और सिया के रिश्ते पर भी असर डालना शुरू कर दिया था। इस मुश्किल घड़ी में दोनों ने अपने जज्बे और समझदारी को एक साथ जोड़ा। कंपनी में तनाव का माहौल। कंपनी के कर्मचारियों के बीच भी तनाव फैल चुका था। हर कोई असमंजस में था कि आगे क्या होगा। ऋत्विक ने कड़ा कदम उठाया और कर्मचारियों के लिए एक बैठक बुलाई। हम सब एक परिवार हैं, उन्होंने कहा, और इस संकट को हम मिलकर ही पार कर पाएंगे। सिया ने भी कर्मचारियों के लिए प्रेरक भाषण दिया, जिसमें उसने कहा, हमारी ताकत हमारा एकता है, कोई भी मुश्किल हमसे बड़ा नहीं। अविनाश की चालाकी। अविनाश अब और भी चालाकी से काम कर रहा था। उसने कंपनी के कुछ अहम डील्स को पीछे से प्रभावित करना शुरू कर दिया था। लेकिन सिया ने इस बार कुछ सुराग पकड़ लिए थे। उसने अपने खास कुछ लोगों के साथ मिलकर गुपचुप जांच शुरू कर दी। कई बार वह खुद अविनाश के पीछे छुपकर उसकी हरकतें देखती। ऋत्विक और सिया का रिश्ता। काम के बीच में भी ऋत्विक और सिया ने एक दूसरे के लिए वक्त निकालना जारी रखा। वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कई रातें वे ऑफिस के छत पर बैठकर बातें करते, अपने सपनों, डर और उम्मीदों के बारे में। तुम्हारे साथ होने से मैं कभी हार नहीं मानता, ऋत्विक ने एक बार कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। पुरानी यादें और नया संघर्ष। एक दिन ऋत्विक के ऑफिस में एक पुराना दोस्त आया जो कई सालों बाद वापस आया था। वह कुछ अहम जानकारियां लेकर आया जो ऋत्विक के पिता से जुड़े पुराने व्यापारिक फैसलों से जुड़ी थीं। ये जानकारी ऋत्विक के लिए बड़ी परीक्षा थी। उसे समझना था कि वह किस पर भरोसा करे और किससे सावधान रहे। सिया का मजबूत समर्थन। सिया ने ऋत्विक का पूरा समर्थन किया। उसने कहा, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो। हर सच्चाई सामने आएगी और हम उसे सहेंगे। आखिरी मुकाबला। अविनाश की साजिशें उजागर हो चुकी थीं। अब समय था कंपनी के भविष्य के लिए आखिरी मुकाबले का। ऋत्विक ने अपने पूरे संसाधनों को जुटाकर एक सशक्त योजना बनाई। इस बार वे हार नहीं मानेंगे। ऋत्विक और सिया की जोड़ी उनके प्यार और भरोसे के दम पर हर मुश्किल से लड़ने को तैयार थी। लेकिन क्या वे इस बार भी जीत पाएंगे, या फिर बाजार की ये लड़ाई उनके लिए बहुत बड़ी होगी। एपिसोड 16, टूटते रिश्ते और नई उम्मीदें। ऋत्विक की कंपनी में चल रही जंग ने उसे और सिया दोनों को थका दिया था। अविनाश की साजिशों ने दोनों के बीच भी फासले बढ़ा दिए थे। सिया का अकेलापन। सिया को महसूस होने लगा था कि ऋत्विक अब उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, उसने एक दिन धीरे से पूछा। ऋत्विक ने कुछ कहे बिना सिर हिला दिया। उनकी बातों में अब वह मिठास नहीं रही। ऋत्विक का तनाव, काम के दबाव और कंपनी की समस्याओं ने ऋत्विक को अंदर तक तोड़ दिया था। वह खुद को अकेला महसूस करने लगा था, लेकिन वह सिया के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। अविनाश का नया खेल। अविनाश ने इस दरमियान एक नया प्रोजेक्ट कंपनी में लॉन्च कर दिया जो काफ़ी सफल साबित हुआ। इससे उसे कंपनी में और ताकत मिल गई। सिया का फैसला। सिया ने तय किया कि वह अब अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकती। उसने ऋत्विक से खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वह तैयार नहीं था। एक बड़ा झटका। इसी बीच कंपनी में एक बड़ी धोखाधड़ी सामने आई, जिसमें कुछ पुराने कर्मचारी भी शामिल थे। इससे ऋत्विक का भरोसा पूरी टीम पर से उठने लगा। सिया की योजना। सिया ने सोच लिया कि उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ नया करना होगा। उसने एक बड़ी मीटिंग बुलाई जिसमें उसने सभी कर्मचारियों से सच्चाई और ईमानदारी की अपील की। ऋत्विक और सिया का मिलन। धीरे धीरे दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को समझना शुरू किया। पुरानी बातों को भूलकर वे फिर से एक साथ लड़ने के लिए तैयार हुए। एपिसोड 17, टूटे भरोसे की मरम्मत। ऋत्विक और सिया के बीच हालात जैसे हर गुजरते दिन के साथ और जटिल होते जा रहे थे। कंपनी में चल रही लड़ाई ने उनके रिश्ते पर भी भारी असर डाला था। अब वह न केवल अपनी कंपनी की लड़ाई लड़ रहे थे, बल्कि अपनी शादी की भी जंग में थे। सिया का मन भारी था।
सिया को यह महसूस होने लगा था कि ऋत्विक अब उसे उतनी जगह नहीं देता जितनी पहले देता था। उसका व्यवहार अक्सर बदलने लगा था। कभी कभी वह खुद को अकेला और अनसुना महसूस करती। उस दिन जब उसने ऋत्विक से पूछा था, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तो ऋत्विक ने बस सिर हिलाकर बात टाल दी थी। उस पल सिया का दिल टूट सा गया था। ऋत्विक के अंदर का तूफान। ऋत्विक खुद भी मानसिक दबाव में था। कंपनी में लगातार आ रही मुश्किलें और अविनाश की साजिशें उसे अंदर से तोड़ रही थीं। उसे लगता कि वह हर तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन सिया के लिए वह हमेशा मजबूत बनना चाहता था। वह अपनी भावनाओं को दबाकर काम में जुटा रहता। उस पर यह बोझ था कि वह परिवार और कंपनी दोनों को संभाले। अचानक कंपनी में आई बड़ी धोखाधड़ी। कंपनी के एक पुराने भरोसेमंद कर्मचारी ने एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। ये खुलासा सभी के लिए चौंकाने वाला था। इससे ऋत्विक का भरोसा पूरी टीम पर से उठने लगा। ऋत्विक ने कठोर कदम उठाए, कुछ कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। लेकिन वह जानता था कि इससे कंपनी का माहौल और तनावपूर्ण होगा। सिया की योजना। सिया ने महसूस किया कि अब उन्हें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। उसने कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें उसने सभी से ईमानदारी और समर्पण की अपील की। हम सब एक परिवार हैं, उसने कहा, और परिवार में भरोसा सबसे बड़ा होता है। हमें फिर से वह भरोसा बनाना होगा। ऋत्विक और सिया का मिलन। धीरे धीरे ऋत्विक ने भी महसूस किया कि उसने सिया को अनदेखा किया है। उसने अपने दिल की बात सिया से शेयर की। दोनों ने अपनी गलतफहमियों को दूर किया और एक दूसरे को फिर से अपनाने का फैसला किया। वे जानते थे कि इस लड़ाई में उनका साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कंपनी में विश्वास बहाल करना। सिया और ऋत्विक ने मिलकर कंपनी में फिर से विश्वास की दीवार खड़ी करने का निर्णय लिया। उन्होंने हर विभाग में जाकर कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और एकजुटता का संदेश दिया। हम सब एक परिवार हैं और परिवार में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, ऋत्विक ने अपनी टीम को संबोधित करते हुए कहा। कर्मचारियों ने भी इस नई पहल को स्वीकार किया और धीरे धीरे माहौल में सकारात्मक बदलाव आने लगा। ऋत्विक और सिया का निजी रिश्ता। कंपनी की चिंताओं से बाहर ऋत्विक और सिया ने अपने रिश्ते पर भी ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने ऑफिस के बाद कई बार साथ में समय बिताया, कभी कॉफी पर, कभी लंच ब्रेक में और कभी शाम को शहर की छत पर। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, ऋत्विक ने सिया का हाथ थामा और कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें वो जगह नहीं दी जो तुम्हारे हकदार हो, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। मेरे साथ रहो, हमेशा के लिए। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे, उसने जवाब दिया। अविनाश की साजिशों का अंत। इस बीच सिया और ऋत्विक ने मिलकर अविनाश की हर चाल को बेनकाब करना शुरू कर दिया। उनके पास अब सबूत थे कि वह कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुरा रहा था। एक बड़ी मीटिंग में ऋत्विक ने पूरे बोर्ड के सामने अविनाश के खिलाफ सबूत पेश किए। अविनाश के चेहरे पर हैरानी और घबराहट साफ थी। बोर्ड ने तुरंत अविनाश को कंपनी से बर्खास्त करने का फैसला लिया। ये कंपनी के लिए एक बड़ी जीत थी। नई शुरुआत। अविनाश के जाने के बाद कंपनी में एक नया उत्साह और ऊर्जा आई। कर्मचारियों ने फिर से काम में मन लगाया और कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। ऋत्विक और सिया ने भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का प्रण लिया। ऋत्विक और सिया की जोड़ी ने साबित कर दिया कि प्यार, भरोसा और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वे अब एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ रहे थे। एपिसोड 18, नया सफर, नई चुनौतियां। ऋत्विक और सिया ने अविनाश की साजिशों को हराकर कंपनी में फिर से स्थिरता ला दी थी। लेकिन जिंदगी में हर जीत के बाद नया संघर्ष छुपा होता है। नई परियोजना और बड़ी जिम्मेदारी। कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जो उद्योग में क्रांति लाने वाला था। ऋत्विक को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई और इसके लिए उसे अपने निर्णयों में और भी सावधानी बरतनी थी। सिया की नई भूमिका। सिया ने भी कंपनी में एक नई भूमिका संभाली, जिसमें उसे टीम को मार्गदर्शन देना था। उसने अपनी क्षमता और समझदारी से सभी का दिल जीत लिया। पारिवारिक दबाव। लेकिन काम के साथ साथ घर में भी चुनौतियां आईं। ऋत्विक के माता पिता ने अपनी पुरानी उम्मीदें और दबाव फिर से जताए। तुम्हें कंपनी की जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना होगा, उन्होंने कहा। ऋत्विक और सिया का तालमेल। इस सब के बीच ऋत्विक और सिया ने अपने रिश्ते को मजबूती से थामे रखा। वे जानते थे कि सिर्फ साथ रहने से ही हर बाधा पार हो सकती है। एक अनजान खतरा। परिवार और कंपनी की चुनौतियों के बीच एक अनजान खतरा धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। कोई ऐसा था जो उनकी सफलता को नहीं देखना चाहता था। एपिसोड 19, छुपा हुआ खतरा, पहला भाग। कंपनी के बोर्ड रूम में चर्चा चल रही थी। नए प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर उत्साह था, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजान खतरा उनकी सफलता को चुनौती देने के लिए तैयार था। ऋत्विक ने अपनी टीम के साथ रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। हमें इस प्रोजेक्ट को कोई भी खतरा नहीं आने देना, उसने कहा। सिया, जो हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत रही थी, उस दिन भी उसके साथ थी।
मैं हर संभव कोशिश करूंगी कि कोई भी साजिश असफल रहे, उसने आश्वासन दिया। लेकिन दोनों को पता नहीं था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कहीं छुपा बैठा है, जो उनकी हर चाल पर नजर रख रहा है। सिया की टीम ने कुछ अजीब पैटर्न और डेटा लीक के सुराग पाए। यह कोई अंदर का व्यक्ति हो सकता है, सिया ने कहा, जो हमारी प्रगति को रोकना चाहता है। ऋत्विक ने इस खबर को गंभीरता से लिया। उसने अपनी टीम से कहा, हमें ऐसे किसी भी सदस्य पर नजर रखनी होगी जो कंपनी के खिलाफ काम कर रहा हो। घर पर भी ऋत्विक पर दबाव था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह कंपनी के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बराबर निभाए। तुम्हें परिवार को भी उतना ही समय देना होगा, ऋत्विक की मां ने कहा। ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं, मां। सिया और ऋत्विक के बीच भी तनाव बढ़ रहा था। काम का दबाव और घर के मुद्दे उन्हें दूर कर रहे थे, लेकिन दोनों जानते थे कि साथ रहना ही समाधान है। एक शाम उन्होंने एक दूसरे को वादा किया कि वे हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सिया ने अपनी टीम के साथ मिलकर कंपनी के अंदरूनी डेटा और कर्मचारियों की गतिविधियों की गहन जांच शुरू कर दी। हर छोटी से छोटी अनियमितता की छानबीन हो रही थी। हमें ये पता लगाना होगा कि कौन हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, सिया ने दृढ़ता से कहा। रहस्यमयी संदेश। इसी बीच ऋत्विक को एक रहस्यमयी फोन कॉल आया। फोन के दूसरी ओर एक अनजान आवाज थी, जो धुंधली और डरावनी थी। ऋत्विक, तुम सोच रहे हो कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा पतन नजदीक है। ऋत्विक ने उस आवाज का जवाब दिया, लेकिन लाइन कट गई। सिया का संदेह। सिया ने महसूस किया कि यह कोई बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से ही कंपनी में कोई ऐसा है जो उनकी योजनाओं को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने ऋत्विक से कहा, हमें एक योजना बनानी होगी ताकि हम इस धोखेबाज का पता लगा सकें। घर की जटिलताएं। ऋत्विक के माता पिता भी घर में तनाव बढ़ा रहे थे। वे चाहते थे कि ऋत्विक अपनी शादीशुदा जिंदगी को अधिक गंभीरता से ले। तुम्हारी जिम्मेदारियां सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं हैं, उनकी मां ने कहा, सिया के साथ भी तुम्हें समय बिताना होगा। ऋत्विक और सिया का समझौता। ऋत्विक और सिया ने इस तनाव के बीच एक दूसरे से खुलकर बातें की। उन्होंने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वे साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। हमारा रिश्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ऋत्विक ने कहा। साजिश का पर्दाफाश। सिया और ऋत्विक ने मिलकर कंपनी में छुपे धोखेबाज की खोज शुरू कर दी। उन्होंने सुरागों को जोड़ना शुरू किया। कुछ कर्मचारियों के संदिग्ध व्यवहार ने उन्हें एक खास व्यक्ति तक पहुंचाया। ऋत्विक ने उस व्यक्ति को सीधे अपने ऑफिस में बुलाया। सिया भी साथ थी। तुम्हारे खिलाफ सबूत हमारे पास हैं, ऋत्विक ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ तुम्हारा मकसद क्या है। धोखेबाज ने सिर झुकाते हुए माना कि वह किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी के लिए काम कर रहा था और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा था। नया विश्वास और नया जोश। इस घटना के बाद कंपनी में विश्वास की नई लहर दौड़ गई। कर्मचारियों ने मिलकर कंपनी को फिर से ऊपर उठाने की ठानी। ऋत्विक और सिया भी एक दूसरे के और करीब आ गए। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। पारिवारिक बाधाओं का हल। ऋत्विक ने अपने माता पिता के साथ खुलकर बात की। माँ, पिताजी, मैं समझता हूँ कि आप हमारी खुशी चाहते हैं। मैं सिया के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। उन्होंने पारिवारिक मतभेदों को खत्म करने का वादा किया। आगे की राह। ऋत्विक और सिया ने मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। उनका साथ, उनका प्यार और उनकी समझदारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एपिसोड 20, अनजान फरेब। ऋत्विक और सिया ने पिछले संघर्षों को पार कर लिया था, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, एक ऐसा फरेब जो बिल्कुल अनजान था, लेकिन उनकी जिंदगी और कंपनी दोनों के लिए खतरा बन सकता था। कंपनी के नए प्रोजेक्ट ने बाजार में हलचल मचा दी थी, लेकिन इसके साथ ही कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी शुरू हुईं, जो सबके लिए चिंता का विषय बन गईं। सिया ने पहली बार महसूस किया कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसे समझना जरूरी था। ऋत्विक, हमें सतर्क रहना होगा। ये समस्या किसी भी समय बढ़ सकती है। ऋत्विक ने भी इस बात को गंभीरता से लिया। हमें अपनी टीम को मजबूत करना होगा और हर पहलू पर नजर रखनी होगी। नए प्रोजेक्ट की सफलता के बीच ऋत्विक और सिया ने कंपनी के अंदर कुछ असामान्य गतिविधियां देखनी शुरू कीं। कुछ दस्तावेज गुम हो रहे थे, कुछ जानकारी लीक हो रही थी। ये सब एक गहरे फरेब की तरफ इशारा कर रहा था। सिया ने अपनी टीम के साथ मिलकर गुप्त जांच शुरू कर दी। हमें ये पता लगाना होगा कि कौन हमें अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। ऋत्विक ने बोर्ड मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन किसी ने साफ तौर पर कुछ कहने से इनकार किया। शायद डर की वजह से कोई सामने नहीं आ रहा, सिया ने कहा। घर पर भी ऋत्विक और सिया के बीच तनाव बढ़ने लगा। काम की व्यस्तता ने उनके रिश्ते में दरार डालनी शुरू कर दी थी। हमारे बीच दूरी बढ़ रही है, सिया ने एक दिन खामोशी तोड़ते हुए कहा। ऋत्विक ने गले लगाते हुए कहा, मैं जानता हूं, लेकिन हम साथ हैं और यही सब कुछ है। रहस्यमयी महिला की एंट्री। कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग के दौरान एक अजनबी महिला का प्रवेश हुआ। आत्मविश्वासी चाल, तेज नजरें और होठों पर मुस्कान।
उसके हाथ में एक पुराना फाइल था जिस पर सीईओ प्रोजेक्ट रिस्क अलर्ट लिखा था। माफ़ कीजिए, उसने कहा, मेरा नाम है नायरा कपूर। मैं एक स्वतंत्र वित्तीय जांच अधिकारी हूँ। मुझे इस कंपनी की कुछ गतिविधियों की जांच का आदेश मिला है। सिया और ऋत्विक दोनों चौंक गए। किसने भेजा आपको? ऋत्विक ने पूछा। CBFC कॉर्पोरेट बिजनेस फ्रॉड कंट्रोल ने। कुछ दस्तावेज आपके प्रोजेक्ट से जुड़ी गड़बड़ियों की ओर इशारा करते हैं, नायरा ने गंभीरता से कहा। सिया को महिला की आंखों में कुछ तो अजीब लगा, जैसे वह सिर्फ जांच नहीं कर रही, कुछ और भी जानती हो। पुरानी यादों का तूफान। ऋत्विक देर रात अपनी स्टडी में बैठा नायरा की फाइल्स देख रहा था। अचानक एक पुरानी तस्वीर उसके सामने आ गई, वही नायरा कॉलेज के दिनों में। ये तो वही नायरा है। वह बुदबुदाया। सिया जो पास ही बैठी थी चौंक गई। तुम उसे पहले से जानते हो? ऋत्विक ने सर झुका लिया। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, शायद उससे भी ज्यादा। सिया की आंखों में हैरानी और असमंजस था। क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता था? लेकिन अब कुछ नहीं बचा, ऋत्विक ने जवाब दिया। सिया की बेचैनी। सिया ने अपने कमरे में आकर खुद को शीशे में देखा। उसके अंदर हलचल थी, एक ऐसा डर जो उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। क्या नायरा केवल ऑफिस की जांच के लिए आई है, या फिर उसका मकसद कुछ और है? नायरा की नज़रें सिर्फ फाइलों पर नहीं थीं। नायरा की जांच गहरी हो रही थी, लेकिन उसके सवाल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट से ज़्यादा ऋत्विक के इर्द गिर्द घूमते थे। वह अक्सर मीटिंग के बाद अकेले ऋत्विक से बात करने का बहाना ढूंढती। आप बहुत बदल गए हैं, उसने एक दिन मुस्कुराकर कहा। ऋत्विक ने जवाब टाल दिया, लेकिन सिया ने यह सब नोटिस कर लिया था। सिया को अब साफ महसूस होने लगा कि नायरा सिर्फ ऑफिस के मामलों में दिलचस्पी नहीं रखती, वह शायद ऋत्विक को वापस पाना चाहती है। सिया की चुप लड़ाई। सिया बाहर से शांत थी, लेकिन भीतर से परेशान। वह नायरा पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकती थी और न ही ऋत्विक पर शक करना चाहती थी। रात को जब ऋत्विक सो रहा था, सिया चुपचाप उठी और उसका फोन उठाकर देखने लगी, लेकिन फिर रुकी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने खुद से कहा। लेकिन दिल ने कहा, अगर वो फिर से उसकी जिंदगी में आ गई तो क्या? एक और झटका। अगली सुबह कंपनी के ईमेल सर्वर से एक बहुत ही गोपनीय मीटिंग रिपोर्ट लीक हो गई और मीडिया तक पहुंच गई। बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन गईं। ग्रेटर दैन मेहता इंडस्ट्रीज में सुरक्षा में सेंध, नया प्रोजेक्ट विवादों में। ऋत्विक और सिया दोनों हिल गए। हमारे सिस्टम तक किसी ने पहुंच बनाई है। ये अंदर से किया गया है, सिया ने कहा। नायरा ने तुरंत बयान दिया, मुझे लगता है आपके डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ है। लेकिन सिया अब यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसने मन ही मन तय किया, अब मैं नायरा की पूरी जांच करूंगी। सिया की खामोश जासूसी। सिया अब नायरा पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसने अपने हेड विक्रांत को बुलाया। नायरा के ईमेल लॉग्स, सिस्टम एक्सेस सब ट्रैक करो, और कोई उसे एक्स्ट्रा एक्सेस न दे। विक्रांत ने आश्चर्य से कहा, मैम, लेकिन वो तो सरकारी ऑडिटर हैं। हाँ, लेकिन कोई सरकारी अधिकारी इतनी निजी बातें ऋत्विक से क्यों करता है? सिया की आवाज़ सख्त हो चुकी थी। ऋत्विक की उलझन। ऋत्विक अब दो आग के बीच फंस चुका था। नायरा का अतीत, सिया का वर्तमान और कंपनी का भविष्य। एक रात जब सिया खामोश थी, उसने पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सिया ने सिर्फ इतना कहा, नहीं, लेकिन कोई हमें बीच से तोड़ने की कोशिश जरूर कर रहा है, और मैं इसे सफल नहीं होने दूंगी। नायरा का असली चेहरा। विक्रांत ने अगले दिन सिया को जो रिपोर्ट दी वो चौंकाने वाली थी। मैम, नायरा ने कंपनी का सर्वर 2 बार रिमोट एक्सेस से छुआ है। उसने एक प्राइवेट मेल सर्वर से कुछ गोपनीय दस्तावेज भेजे हैं। सिया की आंखों में गुस्सा भर आया। अब बहुत हो गया, ये सिर्फ जांच नहीं, एक चाल है। सामना। सिया ने नायरा को अकेले ऑफिस में बुलाया। आपने हमारी कंपनी की गोपनीय जानकारी बाहर भेजी, और आप सोचती हैं कि हम कुछ नहीं जानेंगे। नायरा मुस्कुराई। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक ऑडिटर हूं? तो फिर तुम कौन हो? सिया ने पूछा। नायरा ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं वो अतीत हूं जिसे ऋत्विक ने भुला दिया, लेकिन मैं अब लौट आई हूं, सिर्फ उसे वापस लेने। सिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम जो भी हो, पर अब वो सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी कीमत पर खोने नहीं दूंगी। टकराव की शुरुआत। अब खेल खुल चुका था। नायरा सिर्फ कंपनी के लिए खतरा नहीं थी, वह सिया और ऋत्विक की शादी के लिए भी एक ज्वाला बन चुकी थी। सच का खुलासा। ऋत्विक को जब सिया ने नायरा की साजिशों की फाइल दिखाई तो वह कुछ देर तक चुप रहा, जैसे मन ही मन कुछ तोड़ रहा हो। मैं जानता था नायरा सिर्फ ऑडिटर नहीं है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी दूर तक जाएगी। सिया ने उसकी आंखों में झांका, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ऋत्विक? ऋत्विक ने सिर झुका लिया। हमारा रिश्ता कॉलेज में बहुत गहरा था, मैं उसे लेकर इतना सीरियस था कि शादी की बात तक सोच रही थी। सिया की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई, किसी से कुछ कहे बिना। मैंने उसे ढूंढा, लेकिन वो मिलती ही नहीं थी।
अब समझ आया कि वो क्यों गई थी। वो मेरे साथ नहीं, मेरे खिलाफ कुछ और बड़ा प्लान कर रही थी। नायरा की चाल, आखिरी हमला। उसी दिन कंपनी के मुख्य सर्वर को हैक करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी अलर्ट ने तुरंत सिया और ऋत्विक को सूचित किया। अब बहुत हो गया, सिया ने कहा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और साथ ही नायरा को ऑफिस में रोका गया। नायरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग नहीं जानते कि मैं किसके साथ काम कर रही हूँ। मेहता इंडस्ट्रीज का पतन अब तय है और तुम्हारा नकाब भी उतर चुका है, सिया ने जवाब दिया। पुलिस का हस्तक्षेप और गिरफ्तारी। कुछ ही मिनटों में साइबर क्राइम टीम वहां पहुंची। सारे सबूत, ईमेल, ट्रेसिंग लॉग्स और सीसीटीवी फुटेज नायरा के खिलाफ थे। नायरा कपूर, आपको कॉर्पोरेट जासूसी और साइबर फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस ऑफिसर ने कहा। नायरा जाते हुए पीछे मुड़ी और ऋत्विक से कहा, तुमने मुझे खो दिया, लेकिन तुम्हारी दुनिया अब कभी शांत नहीं होगी। बचाव के बाद की खामोशी। रात को सिया बालकनी में खड़ी थी। हल्की बारिश हो रही थी। ऋत्विक पीछे से आया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने जो भी किया या जो भी गुजरा, मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूं। सिया ने धीरे से कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया है और अब हमेशा करूंगी। लेकिन अब हम और किसी को हमारी दुनिया में दरार नहीं डालने देंगे। ऋत्विक ने उसे गले लगा लिया और वो बारिश की बूंदें अब राहत की तरह गिर रही थीं। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।